बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम फिजिक्स क्लास 9 के बाब 5 वर्क एनर्जी और पावर के मशक के ये तफसीली सवालात करेंगे। इनकी तादाद टोटल 5 है तो ये सारे ही हम कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है, इसकी तारीफ करनी है और इसका यूनिट भी लिखना है और ये एनर्जी कैसे मालूम की जाती है ये भी हमने बताना है। पहले बुक से मैं आपको मार्क लगवा देता हूँ। तो आपकी बुक के पेज नंबर 106 पर है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये पूरा टॉपिक आपने कर लेना है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है एंड नेक्स्ट पेज पर अगर आप जाओगे तो यहाँ तक ये सारा फार्मूला वगैरह भी आपने करना है। इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं स्टूडेंट्स, वो भी मैं आपको ठीक करवा देता हूँ। यहाँ पर ये उन्होंने ना मतलब 7 से ऐसे उल्टा सा करके लिख लिया, हालांकि यहाँ पर 2 होना चाहिए, सो इसको आपने 2 कर देना है। यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो बाकी जो है ठीक है, बाकी यहाँ तक आपने इसको कर लेना है। तो ये इस तरह से मालूम भी किया जाता है। अब नोट से समझ लें, आपको मैं समझा देता हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। सो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की तारीफ जो कि वहाँ पर भी है, ठीक है, बुक में है आपके, लेकिन यूनिट जो है ना वो आपके बुक के उस टॉपिक में नहीं लिखा हुआ। सो यूनिट आपने जोल याद रखना है, वो यहाँ से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी समझें, किसी जिस्म में हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, हरकत की वजह से, ठीक है। अब इसकी मिसाल भी दे दें, मसलन बहते हुए पानी और चलती हुई कार में काइनेटिक एनर्जी होती है। ये मिसाल भी मैंने खुद से लिखी हुई है। तो इस तरह से ना मिसालें आप ये नोट से आप अच्छी तरह से समझा करें, ठीक है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से रिफाइन किया होता है नोट से ना। तो किसी भी जिस्म में जो हरकत की वजह से एनर्जी होती है ना, यानी कि अगर मोशन कोई जिस्म ऐसे हरकत करके आ रहा है तो उसमें एक एनर्जी होती है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मोशन की वजह से, हरकत की वजह से, तो काइनेटिक एनर्जी को आपने जोड़ना है हरकत के साथ, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर बहता हुआ पानी, नहर में से पानी आ रहा है ऐसे बहता हुआ ना, हाँ, तो उसमें अगर आप कोई चीज़ हल्की से ऐसे फेंकोगे तो वो पानी अपने साथ बहा कर ले जाएगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो चीज़ आगे चली जाती है, ठीक है। और इसी तरह से आपको पता है नहर में अगर हम छलांग लगाएंगे तो पानी हमें बहा कर ले जाएगा, हमें मार भी सकता है, ठीक है, अगर हम तैरना नहीं जानते। और चलती हुई कार में भी काइनेटिक एनर्जी होती है। कार अगर चलती हुई आ रही है, हमें ऐसे एक्सीडेंट होता है, हमें वो ठोकर या टक्कर मारती है तो हमें चोट आ सकती है, हम बहुत शदीद ज़ख्मी हो सकते हैं, इवन हमारी डेथ भी हो जाती है, तो वो भी काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमें नुकसान होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यूनिट का देखें तो यूनिट में ना देखें उसमें बुक में ना उन्होंने उस टॉपिक में नहीं लिखा हुआ। तो एनर्जी कोई भी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, कोई भी एनर्जी है, तो उसका यूनिट जॉल ही होता है। एनर्जी का यूनिट जॉल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जॉल है, इसे बड़े जे से या कैपिटल जे से जाहिर किया जाता है। तो ये चीज़ आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है। किसी भी एनर्जी का यूनिट जॉल होता है तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जॉल होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें जो मुश्किल इसका पार्ट है मालूम करने का तरीका। देखिए स्टूडेंट्स, मालूम करने के लिए किसी मुतहरिक जिस्म में काइनेटिक एनर्जी की मिकदार कितनी है, जिस्म को रोकने के लिए मुखालिफ सिमत में फोर्स लगाई जाती है जिससे जिस्म कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाता है। यानी कि अगर कोई जिस्म आ रहा है ना ऐसे, हाँ, तो उसको रोकने के लिए ना हमने मुखालिफ सिमत में ऐसे फोर्स लगानी है, तो कुछ फासला तय करने के बाद वो रुक जाएगी क्योंकि हमने उसको रोकने के लिए ऐसे आगे से फोर्स लगाई है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। यानी जिस्म पर वर्क करना पड़ता है जो इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी कि देखें, अगर कोई जिस्म हरकत करता हुआ आ रहा है और हमने उस पर वर्क किया, उस पर फोर्स लगाकर उसको रोका, यहाँ पर वो रुक गई, तो जितना वर्क हमने उसको रोकने के लिए किया है उतनी ही उसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी। क्यों? क्योंकि नीचे देख लेना कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है ई के। देखें ये काइनेटिक एनर्जी, के से काइनेटिक, ई से एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है वर्क के। तो काइनेटिक एनर्जी वर्क के बराबर होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जितना हमने काम किया ना उस जिस्म को रोकने के लिए उतनी ही उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है और वर्क को हम W से ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, आगे देखें, फ़र्ज़ करें कि मास m का एक जिस्म वेलोसिटी v से हरकत कर रहा है, इस पर मुखालिफ सिमत में फोर्स F फासला s तक लगाने से ये रुक जाता है। हाँ, अब ये देखें एक जिस्म है ना जो कि हरकत करता हुआ हमारी तरफ आ रहा था, उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है और हमने उस पर मुखालिफ फोर्स F लगाई है, ठीक है। तो इधर से ये जिस्म आ रहा था, हमने ये F फोर्स लगाई है और वो कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाती है, ठीक है। तो ये तो हमने ऊपर देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये वर्क के बराबर है, ये तो ऊपर देखा हमने। और वर्क जो है वो F ज़रब S के बराबर होता है। F फोर्स है, S उसने जो फासला तय किया है फोर्स लगाने के बाद जो रुकने के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, अब यहाँ से ना हमें चूंकि हमें ये पता चल गया काइनेटिक एनर्जी F S के बराबर है, F ज़रब S के बराबर है, तो हमें F की कीमत भी चाहिए, हमें S की कीमत भी चाहिए। अब नीचे देखें, और इसको मैंने ना 1 मसावात का नाम दे लिया है, बाद में इसी ने हमारे काम आना है, ठीक है। तो चूंकि फोर्स न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक आपको पता है फोर्स बराबर ma होती है, ठीक है, F बराबर ma है, तो इस F की जगह तो हम ma पुट कर लेंगे यहाँ पर, लेकिन S हमें नहीं पता। तो S का फार्मूला स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है,
एस का फार्मूला होता है v ज़रब टी, और यहाँ पर चूंकि उसकी वेलोसिटी तब्दील हुई है, पहले वो v वेलोसिटी से आ रहा था, बाद में जब रुक गई है तो उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इसके लिए हम औसत वेलोसिटी लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ये VAV एवरेज वेलोसिटी है, औसत वेलोसिटी ज़रब टाइम। अब औसत हम किस तरह से लेते हैं, यहाँ पर दो वेलोसिटियाँ हैं, पहले वो देखिए v वेलोसिटी से हरकत करती हुई हमारी तरफ आ रही थी, हमने उसको रोक दिया है तो बाद में 0 होगी, तो दो वेलोसिटियाँ हैं, तो दोनों को औसत की जगह हम जमा करेंगे, v पहली थी जिससे वो आ रही थी, ठीक है, प्लस 0 रुक गई है, हमने उसको रोक दिया है, तो ये बाद वाली वेलोसिटी इसकी 0 होगी, और टोटल ये दो हमारे पास स्पीड्स या वेलोसिटियाँ थी, तो हमने दो पर ही डिवाइड करना है, तो औसत निकालने के लिए ये किया जाता है, और ज़रब टी इसी तरह से आ जाएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखना, अब 0 तो गायब हो जाएगा, ठीक है, 0 प्लस करें तो वो v रहेगा, तो v को t के साथ जोड़कर लिख दिया, v t बार v t, और नीचे हमारा 2 आ गया, ये s का फार्मूला निकल आया है। तो अब हमें दोनों फार्मूलाज पता चल गए हैं, f का भी और s का भी, ये दोनों इसमें एक में हमने पुट करने। अब अगले पेज पर चलें, तो अब देखिए आगे मैंने लिखा है f और s की कीमतें एक में दर्ज करने से एक जो मसावात है वो पीछे आप देख सकते हो ना, ये वाली है, ठीक है, E के यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर थी वर्क के, और वर्क था f ज़रब s के, तो इस f की जगह ma लिखेंगे, और ये वाला ये जो ma है, और इस s की जगह ये जो नीचे VT/2 है ये लिखेंगे। अब देखिएगा आगे, तो अब ये देख लें, काइनेटिक एनर्जी वर्क को हमने यहाँ से निकाल दिया क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर थी f ज़रब s, f की जगह ma, s की जगह जो निकाला VT/2 ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इस स्टेप में, अगले स्टेप में कुछ नहीं करना, ये जो 2 आपको नीचे नजर आ रहे हैं ना, हाँ, इसको इधर शुरू पर ले आए, तो यहाँ पर आपको पता है 1 होता है, तो 1/2, इस 2 को शुरू पर 1/2, ये 2 देखें डिवाइड के नीचे है ना, तो 1/2 शुरू पर ले आए, ma ज़रब VT इसी तरह से आगे लिख लेंगे, ठीक है, तो 1/2 इधर शुरू पर आ गया। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन a के बराबर होता है। अब देखें यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, बुक में भी ये बना हुआ है। देखिए ये वेलोसिटी है, पहले वो जिस्म इस वेलोसिटी v से आ रहा था, हमने फोर्स लगाई, उसकी वेलोसिटी कम होती 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 यहाँ पर रुक गई, 0 हो गई, देखें यहाँ पर 0 होता है, ठीक है, तो टाइम जो है वो इतना लगा, यहाँ से लेकर इतना टाइम लगा। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप जो है वो राइज ओवर रन होता है। राइज का मतलब क्या होता है, ऐसे ऊपर चढ़ना, और रन का मतलब ऐसे दौड़ना होता है, ठीक है। तो स्लोप क्या है, राइज ओवर रन, तो राइज क्या है 0 से v तक, ये v है ना, ये v है, और टाइम कितना है, रन, जो दौड़ा इधर ऐसे हम दौड़ते हैं, ये 0 से t तक है तो वो t है, ठीक है, तो v/t यानी कि राइज v ओवर रन t, तो v/t ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये a का हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ना हमने एक्सेलरेशन की कीमत निकाल ली राइज ओवर रन से, यानी कि v/t, तो एक्सेलरेशन v/t के बराबर आ गया। अब ये a की कीमत जो है वो इस a में यहाँ पर पुट करनी है, इस मसावात में, ठीक है, तो m और ब्रैकेट में लिख लेंगे v/t, ठीक है। अब देखें वो बाकी 1/2 इसी तरह से आ गया, m भी उसी तरह से आ गया, ये ऊपर वाला देखें m भी इसी तरह से लिख लिया, लेकिन इस a की जगह हमने v/t यहाँ पर लिखना है, ये v/t हमने a की जगह पुट कर दिया, ज़रब vt, देखें वो अगला ही ज़रब vt इसी तरह से नीचे आ गया। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमने वैल्यू पुट कर लिया एक्सेलरेशन की ऊपर वाली मसावात में, और यहाँ से अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये t देखें, ये t डिवाइड के नीचे है और ये t ऊपर है, इन दोनों को आप काट सकते हो, ये दोनों t आपस में कट जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा 1/2 m v ज़रब v रह गया, तो v ज़रब v का स्क्वायर हो जाएगा, v का मुरब्बा हो जाएगा। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है, तो 1/2 m v का स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये काइनेटिक एनर्जी का हमने फार्मूला डिराइव कर लिया, मालूम इसको इस तरह से किया जाता है ये हमने बता दिया, फार्मूला भी हमने डिराइव करके बताना है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो सिर्फ ये फार्मूला हम नहीं लिख सकते थे। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हमें मुतहरक जिस्म का मास और स्पीड मालूम हो तो दर्ज बाला फार्मूले से इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम की जा सकती है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, हमने फार्मूला डिराइव कर लिया। अब हम किसी भी जिस्म की अगर काइनेटिक एनर्जी मालूम करना चाहते हैं तो हमें उसका मास चाहिए और हमें उसकी स्पीड चाहिए। तो मास और स्पीड अगर पता हो तो इन दोनों में वैल्यूज पुट करके उसकी हम काइनेटिक एनर्जी मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन 5.2 है, एनर्जी कंजर्वेशन का कानून बयान करना है। किसी बुलंदी से गिरते हुए जिस्म की मिसाल के जरिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के हवाले से वजाहत भी करनी है। हमने साबित करना है बेसिकली एनर्जी के कंजर्वेशन का कानून, ठीक है, अगर कोई जिस्म बुलंदी से गिर रहा है। अच्छा, सबसे पहले देखें कंजर्व का मतलब क्या होता है। कंजर्व का मतलब होता है संभाल कर रखना या संभाल कर रह जाना, ठीक है, ज़ाया ना होना। आप ये समझ लो कि कंजर्व का मतलब क्या है, ज़ाया ना होना। अब एनर्जी ना ही पैदा की जा सकती है और ना ही फना की जा सकती है। एनर्जी जो है उसको आप खुद से पैदा नहीं कर सकते और ना ही खुद से उसको ख़त्म कर सकते हो, ताहम इसको एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी की कुल मिकदार कभी तब्दील नहीं होती।
तो एनर्जी जितनी है उतनी ही रहेगी, ना हम फालतू पैदा कर सकते हैं और ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, फना कर सकते हैं, लेकिन इसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बस तब्दील कर सकते हैं, एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील कर सकते हैं और इसकी कुल मिकदार कभी तब्दील नहीं होती। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि हमारी कायनात में जितनी एनर्जी है वो उतनी ही रहेगी, ना वो कम होगी ना वो ज़्यादा होगी, सिर्फ एक शक्ल से या एक किस्म से दूसरी शक्ल या किस्म में तब्दील होती रहेगी। ठीक है, लेकिन एनर्जी की कुल मिकदार कभी तब्दील कम या ज़्यादा नहीं होगी। सो ये एनर्जी कंजर्वेशन का कानून है, इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, अब इसकी वजाहत करते हैं और इसको साबित करते हैं कि क्या वाकया ही एनर्जी की जो कुल मिकदार है वो एक जितनी रहती है, ना वो कम होती है ना वो ज़्यादा होती है। तो इसकी वजाहत देखें। ठीक है, अब देखें एनर्जी की बाहमी तब्दीली और कंजर्वेशन के अमल को हम दर्ज झैल मिसाल से वाज़ह कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मास m का एक जिस्म सतह ज़मीन से h बुलंदी पर रेस्ट पोजीशन में है। अच्छा, अब देखें जी, यहाँ पर नीचे ना इस मिसाल को आपने समझना है। ठीक है, ये नीचे ज़मीन है, ये एक जिस्म है, ये m मास है इसका और ये a पोजीशन पर रेस्ट में पड़ा हुआ है, यानी कि बुलंदी पर है। ये देखें ज़मीन से h बुलंदी पर ये रेस्ट में यहाँ पर पड़ा हुआ है। चल, लिहाजा इसकी कुल एनर्जी mgh के बराबर होगी, यानी कि a पर, ये पहले हम a पर देख रहे हैं। ठीक है, चूँकि काइनेटिक एनर्जी सिफर है। अब देखें, चूँकि वो a पर रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी नहीं है, ऐसे रेस्ट में हमने अभी छोड़ा नहीं है इसको, ऐसे बुलंदी पर पड़ा हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी सिफर है, स्पीड सिफर है। तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ नहीं है क्योंकि रेस्ट में है। काइनेटिक एनर्जी तब होगी जब ये हरकत करके नीचे आएगा, तो नीचे नहीं आ रहा बल्कि रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। और यहाँ पर इसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, उसका फार्मूला क्या होता है, mgh। mg तो पक्का फिक्स होता है और ये यहाँ पर बुलंदी है, जो भी बुलंदी उसकी होगी, और यहाँ पर देखें a पर वो है तो उसकी बुलंदी ज़मीन से h है, तो इस वजह से यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो इस वजह से आपने mgh लिख लिया। अब कुल एनर्जी कितनी हुई, इन दोनों को आप प्लस कर लें अपने माइंड में ना, mgh प्लस 0 करेंगे तो mgh होगी। तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट ए पर जो कुल एनर्जी है वो mgh है, काइनेटिक एनर्जी सिफर है और पोटेंशियल एनर्जी mgh है। ठीक है, तो नीचे आप देखें और वही देखिए ऊपर उन्होंने लिखा है लिहाजा इसकी कुल एनर्जी mgh के बराबर होगी, यानी कि पॉइंट ए पर इसकी कुल एनर्जी mgh है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 है ना, इस वजह से। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जिस्म को मुकाम ए से बी तक गिराना है जिसकी सतह ज़मीन से बुलंदी x है। अब देखें वहां से हमने क्या किया, यहां से इसको छोड़ा ना और वो गिरता 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 पॉइंट बी पर आ गया। अब पॉइंट बी पर इसकी सतह ज़मीन से बुलंदी कितनी है, x है, ये आपने लेबल करना है, ये x बुलंदी है पॉइंट बी से। ठीक है, तो जिस्म के नीचे गिरने की वजह से इसकी पोटेंशियल, आगे देखें, एनर्जी कम हो जाती है जबकि काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाता है, चूँकि नीचे गिरने की वजह से ये स्पीड हासिल कर लेता है अगर हवा की मुज़ाहमत को नज़रअंदाज कर दिया जाए। अच्छा जी, अब देखें स्टूडेंट्स, पीछे से मैं आपको बताता हूँ इस फिगर से ना, तो जब जिस्म, यहाँ से देखें, जब जिस्म ए से बी पर आया ना तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, और उसकी बुलंदी कम होती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। बात समझ रहे हैं ना, तो जब ऊपर से नीचे आएगा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इसमें शर्त यह है कि हमने हवा की मुज़ाहमत को नज़रअंदाज कर देना है, जो हवा की फ्रिक्शन है उसको हमने इग्नोर करना है। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, एक और बात मैं आपको बता दूं, आपकी बुक में उन्होंने ये गलत लिखे हुए हैं ना, दरमियान वाले दो, मैं आपको बुक से बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ना, आपने एनर्जी कंजर्वेशन का कानून है ना, वो आपने यहाँ से करना है। ठीक है, ये आपके बुक के पेज नंबर 109 पर है, ये 5.3 पूरा टॉपिक आपने करना है। अब गलती क्या हुई है उनसे देखें, यहाँ पर जो है ना पोटेंशियल एनर्जी उन्होंने लिखा है, हालांकि ये वाली जो है असल में काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको आपने K लिखना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपने K लिखना है, और ये उन्होंने काइनेटिक एनर्जी लिख दी है, हालांकि यहाँ पर ये mgx जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पर आपने P लिख लेना है। ठीक है, और ये आपने गलतियां हैं, ये बुक वालों ने गलती की है, तो आपने यहाँ पर इसको ठीक कर लेना है और बाकी ये यहाँ तक करना है। चलें, ये गलती मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब इसको समझे कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये mg इंटू h माइनस एक्स क्यों आई है। अब देखें, पिछले पेज पर आ जाएं, तो देखिए सबसे पहले जिस्म ए से बी पर आया है, अब ये बुलंदी x है ना और ये बुलंदी h है, तो ये वाला फासला जो है ये कितना होगा, ये वाला फासला बेसिकली हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये फासला कितना होगा जी, इस सारे में से अगर ये निकाल दें, बड़े में से नीचे वाला निकाल दें तो ये ऊपर वाला रह जाएगा। ठीक है, बड़ा h है और ये छोटा x है, तो ये h माइनस एक्स है, तो ये फासला कितना है, h माइनस एक्स, तो यहाँ पर आपने h माइनस एक्स लिख लेना है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए, तो h माइनस एक्स फासला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें से नीचे वाला निकाल दें तो ये ऊपर वाला रह जाएगा क्योंकि ये तो बड़ा है। अच्छा, अब देखिए इसमें स्टूडेंट्स ना ये बात आपने याद रखनी है कि ऊपर से नीचे आया ना तो जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है वो mg इंटू ये बुलंदी कम हुई है h माइनस एक्स,
तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हुआ होगा, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी है वो mg इंटू एच माइनस एक्स है ना, और यही काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर P पर, ठीक है। सो इस वजह से स्टूडेंट्स जो काइनेटिक एनर्जी है पॉइंट B पर वो mg इंटू एच माइनस एक्स है, इसको नोट कर लेना है। अब पोटेंशियल एनर्जी में कमी, ये देखिए वही बात जो मैंने आपको बताई वो बता रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी में कमी काइनेटिक एनर्जी में इजाफे की सूरत में होगी, ये हमने ऊपर कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी, mgx। अब ये कैसे, उसके लिए भी पीछे फिगर से देखें। तो देखिए इस फिगर पर आ जाएं दोबारा, पॉइंट बी पर हम पहुंचे हुए हैं, ठीक है। तो पॉइंट बी की बुलंदी कितनी है ज़मीन से, बुलंदी इसकी x है। तो पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mg तो पक्का फिक्स होता है, लेकिन बुलंदी चेंज होती है। जैसे इसमें बुलंदी h थी ना पॉइंट ए पर, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, लेकिन इस पर बुलंदी x है, तो यहाँ पर जो बी पर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है वो mgx होगी। इस x बुलंदी की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgx है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी। तो इस वजह से स्टूडेंट्स पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी हमने mgx लेनी है। अब पॉइंट बी पर कुल एनर्जी कितनी होगी, इन दोनों एनर्जियों को जमा कर देंगे, ठीक है। कुल एनर्जी हम फाइंड कर रहे हैं। पॉइंट ए पर कुल एनर्जी mgh आई थी, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक जीरो थी वहां पर। अच्छा अब देखें, तो पॉइंट बी पर कुल एनर्जी लेट हमने E ले लिया इसको, ठीक है। तो mg इंटू एच माइनस एक्स ये वाली यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस mgx ये वाली पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को हमने प्लस कर देना है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो mg है इसको आपने यहाँ भी ज़रब करना है, तो mgh बार mgh, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस mgx बार mgx, और ये प्लस mgx इसी तरह से आ गया। एंड फिर उसके बाद ये देखिए माइनस mgx है, ये प्लस mgx है, ये दोनों आपस में कट हो सकते हैं क्योंकि दोनों सेम टर्म्स हैं, एक माइनस है एक प्लस है, तो वो कट हो जाती हैं। इन दोनों को हमने कट कर दिया, बाकी mgh ही रहेगी। तो कुल एनर्जी पॉइंट बी पर भी देखिए उतनी ही आई mgh जो पॉइंट ए पर आई थी, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमने ना पॉइंट सी पर करनी है, जो नीचे ज़मीन के पास है ना नुक्ता, ये देखें ये पॉइंट सी है, ये ज़मीन पर है, या ज़मीन पर है पॉइंट सी। यहाँ पर कुल एनर्जी कितनी होगी वो भी mgh होनी चाहिए, तो फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चले पॉइंट सी पर आ जाएं। तो मुकाम सी पर सतह ज़मीन से टकराने से ज़रा पहले तमाम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। इसलिए अब देखें जब वो पॉइंट सी पर पहुँचेगा ना, ये पॉइंट सी है हमारा यहाँ, तो ऊपर से गिरता गिरता आया यहाँ पर, और ज़मीन के बिल्कुल करीब टकराने से थोड़ी सी देर पहले जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ए पर थी वो सारी की सारी अब काइनेटिक में तब्दील हो जाएगी, और पोटेंशियल हमारी सिफर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन से कोई बुलंदी नहीं है। हाँ, ये ज़मीन से जस्ट टकराने से थोड़ा सा पहले है, या ज़मीन पर ही आप समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जो पहले ए पर पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, अब वो यहाँ सारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और पोटेंशियल सिफर हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है, पॉइंट सी पर पोटेंशियल एनर्जी चूंकि ज़मीन से बुलंदी ही नहीं रही तो जीरो होगी, और काइनेटिक एनर्जी जो पहले की पॉइंट ए की पोटेंशियल एनर्जी थी अब वो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट सी पर mgh बन जाएगी। तो यहाँ पर भी इन दोनों को प्लस कर लें अपने माइंड में, जीरो प्लस mgh तो वो mgh ही होगी, लिहाजा कुल एनर्जी mgh ही रहती है। पॉइंट सी पर भी mgh है, पॉइंट बी पर भी mgh है कुल एनर्जी, और पॉइंट ए पर भी हमने देखा कुल एनर्जी mgh ही है। तो सतह ज़मीन से टकराने पर यह एनर्जी हरारत और आवाज़ की शक्ल में माहौल में मुंतशिर हो जाती है, लेकिन है तीनों पॉइंट्स पर या तीनों मकामात पर जो कुल एनर्जी है वो mgh ही रहेगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये बात साबित कर दी कि एनर्जी जितनी है उतनी ही रहेगी, ना वो कम होगी ना वो ज़्यादा होगी। जैसा कि हमने पिछले, अगर मैं आपको फिगर से दोबारा एक्सप्लेन करवा दूँ, तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ भी कुल एनर्जी mgh है, यहाँ भी कुल एनर्जी mgh है, यहाँ भी कुल एनर्जी mgh है। तो तीनों मकामात पर या तीनों पॉइंट्स पर कुल एनर्जी mgh ही रहती है। तो एनर्जी ना कम होती है और ना ही ज़्यादा होती है, जितनी है उतनी ही रहती है, सिर्फ वो एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील हो गई। जैसे यहाँ पर सारी की सारी पोटेंशियल थी, काइनेटिक सिफर थी, यहाँ पर सारी की सारी काइनेटिक है यानी कि mgh है, और पोटेंशियल सिफर होगी, यानी कि यहाँ से नीचे आते आते पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील तो होती रही, लेकिन जितनी एनर्जी mgh यहाँ थी उतनी ही mgh यहाँ है, उतनी ही mgh यहाँ है। तो यही चीज़ जो है एनर्जी के कंजर्वेशन का कानून कहता है कि एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही फना किया जा सकता है, लेकिन इसको एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी की कुल मिकदार कभी तब्दील नहीं होती, हमेशा mgh ही रही हमारे इस वजाहत में, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने वजाहत करके उसको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप तीसरा देखो तो एनर्जी के काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद ज़राए में फ़र्क वाज़ह करें। इन दोनों की तीन मिसालें भी देनी है।
तो पीछे आए मैं आपको बताता हूँ बुक से। तो ये आपकी ना बुक के पेज नंबर 113 पर ये टॉपिक है 5.5, ये पूरा टॉपिक आपने करना है, अगले पेज पर भी थोड़ा सा है, ठीक है। तो अब चलें इसको समझते हैं नोट से, और मिसालें यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको फर्दर बता देता हूँ। यहाँ पर जो नाकाबिले तजदीद की मिसालें हैं उसमें सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स लिखा है, तो वो नोट से आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करवाता हूँ, वहाँ पर मैंने ज़्यादा लिखी हुई हैं, ठीक है। 3 मिसालें हमने देनी है। वो देखिए एनर्जी के काबिल तजदीद ज़राए कौन से होते हैं? एनर्जी के ऐसे ज़राए जिनके इस्तेमाल होने के बाद इनका बदल मौजूद हो और मुस्तकबिल में इनके ख़त्म होने का खदशा नहीं होता, काबिल तजदीद ज़राए कहलाते हैं। यानी कि ये वो एनर्जी के ज़राए हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। हाँ, और जैसे जैसे हम इनको इस्तेमाल करते रहते हैं तो इनका बदल हमें बाद में मिलता जाता है, और कभी भी मुस्तकबिल में इनके ख़त्म होने का खदशा या अंदेशा नहीं होता। तो वो काबिल तजदीद ज़राए होते हैं, यानी कि बार बार इस्तेमाल करने पर ये ख़त्म नहीं होते, इनका बदल हमेशा रहता है, ठीक है। अब इनकी मिसालों में देखें, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। देखें 3 मिसालें हमने पेश करनी थी। काबिल तजदीद एनर्जी के ज़राए में हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये पानी की मदद से जो है बिजली पैदा की जाती है। देखिए पानी तो ज़मीन पर हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ठीक है। हाँ, तो पानी जैसे बारिश वगैरह होती है तो दोबारा डैम जो हैं वो पानी से भर जाते हैं, फिर उन डैमों से बिजली पैदा कर ली जाती है। सोलर एनर्जी जो है ये सूरज की एनर्जी है। सूरज तो हमेशा चमकता रहेगा, क़यामत तक रहेगा सोलर। हाँ, तो उससे हमें एनर्जी मिलती रहेगी, कभी ये ख़त्म नहीं होगी। फिर उसके बाद विंड एनर्जी आ जाएगी। विंड जो है वो चलती हुई हवा को बोलते हैं, हवा भी हमेशा चलती रहेगी। हाँ, हवा कभी रुकेगी नहीं, ठीक है। तो ये भी रिप्लेनिश हो जाती है या इसकी तजदीद हो जाती है, बाद में हमें ये दोबारा मिल जाती है, ठीक है। मद्दो-जज़र जो है ना, ये समुंदर में बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं चांद की और सूरज की कशिश की वजह से ना। हाँ, तो चांद और सूरज तो हमेशा हमारी ज़मीन के ऊपर रहेंगे, और ज़मीन पर बड़ी बड़ी लहरें जो समुंदर में लहरें जो हैं वो बनती रहेंगी, और वहाँ से एनर्जी हमें मिलती रहेगी। फिर समुद्री वेव्स हैं या समुंदर की लहरें हैं। समुंदर तो हमेशा रहेगा क्योंकि ज़मीन से पानी कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। और जियोथर्मल एनर्जी के ज़राए, जियोथर्मल ये ज़मीन के अंदर काफ़ी गर्माइश होती है स्टूडेंट्स, ज़मीन के अंदर पिघला हुआ लावा है, मैग्मा है, और उससे हमें एनर्जी मिलती रहेगी क्योंकि ज़मीन अंदर से हमेशा गर्म ही रहेगी, ठीक है। इनके ज़राए जो हैं ये शामिल है। तो ये चलें, वैसे हमने 3 पेश करनी थी यहाँ पर मिसालें, तो हमने ज़्यादा यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो जो आपको फिर याद रहती हैं वो अच्छी तरह से कर लें। अच्छा, अब थोड़ा सा फर्दर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इस्तेमाल के साथ साथ इनकी तजदीद होती रहती है, यानी कि ये बाद में हमें मिल जाते हैं और ये ख़त्म नहीं होते। इसलिए इन एनर्जी के ज़राए से एनर्जी का हसूल हमेशा रहता है, कभी भी ये ख़त्म नहीं होती, और मुस्तकबिल में इनके ख़त्म होने का खदशा या अंदेशा नहीं है। कोई खतरा नहीं है कि मुस्तकबिल में ये ख़त्म हो जाए, नहीं। इनको हम इस्तेमाल करें, खुले दिल से इस्तेमाल करें, कभी ये ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एनर्जी के नाकाबिले तजदीद ज़राए। देखिए एनर्जी के ऐसे ज़राए जिनकी तजदीद ना की जा सके, यानी कि जिनको दोबारा हासिल ना किया जा सके। एक दफ़ा अगर ये इस्तेमाल हो जाए ना, यानी कि मुसलसल इस्तेमाल के बाद इनमें मुसलसल कमी आती रहे, और अगर ये एक दफ़ा ख़त्म हो जाएँ तो आसानी से इनका बदल नहीं मिल सकता, नाकाबिले तजदीद ज़राए कहलाते हैं। यानी कि काबिले तजदीद का उल्टा आपने कर लेना है। इनकी तजदीद नहीं होती, मुसलसल इस्तेमाल करने से ये कम होते रहते हैं, और अगर ये एक दफ़ा ख़त्म हो गए तो आसानी से इनका बदल हमें नहीं मिल पाएगा, तो हम इनसे हमेशा के लिए महरूम हो जाएंगे, और वो नाकाबिले तजदीद ज़राए कहलाते हैं। अब इनकी मिसालें देख लें। नाकाबिले तजदीद ज़राए में कोयला है, क्रूड ऑयल जो है ये कच्चा तेल इसको हम कहते हैं ना, ये ज़मीन से निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें डीज़ल, पेट्रोल, काला तेल वगैरह होता है, तो वो फिर बाद में अलग-अलग करते हैं, ठीक है। फिर कुदरती गैस है, ये जो हम सिलेंडरों में गैस भरते हैं, या गाड़ियाँ जो सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस होती है, गाड़ियाँ भी आपको पता है सीएनजी पर चलती हैं, तो ये ज़मीन के अंदर से निकाली जाती हैं। ये फोसल फ्यूल्स हैं, तो ये कोयला, क्रूड ऑयल, कुदरती गैस वगैरह ये सब फोसल फ्यूल्स हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है, यूरेनियम के एटम्स होते हैं, उनको तोड़कर एनर्जी हासिल की जाती है, फिर उससे आगे बिजली वगैरह तैयार की जाती है। फोसल फ्यूल्स मुर्दा पौधों और जानवरों के ज़मीन में दबने से लाखों साल के अमल से बने हैं। जी बिल्कुल, फोसल फ्यूल जो हैं ये कोयला, क्रूड ऑयल, कुदरती गैस वगैरह ये फोसल फ्यूल्स हैं, और ये ज़मीन के अंदर आज से लाखों साल पहले पौधे और जानवर दफन हो गए थे, तो उनके गलने सड़ने से ये कोयला, पेट्रोल, डीजल वगैरह बने हैं, ठीक है। और इनके ज़राए महदूद हैं, ज़मीन के अंदर ये कम है, ये नहीं कि अभी भी बन रहे हैं, नहीं, इनको बनने के लिए लाखों साल चाहिए। इसी तरह न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ज़रूरी फ्यूल मसलन यूरेनियम महदूद हैं, और ज़मीन के अंदर से ये जो यूरेनियम है ना, जो न्यूक्लियर एनर्जी जिससे बनाई जाती है, यूरेनियम एक एलिमेंट है, तो ये भी इसके एटम ज़मीन में कम ही हैं, और ये नए बन भी नहीं रहे, ठीक है। और इनके ख़त्म होने पर इनका बदल मौजूद नहीं होगा। तो फोसल फ्यूल जिसमें कोयला, क्रूड ऑयल या कुदरती गैस है, या यूरेनियम जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये ज़मीन में महदूद हैं, इनको हम निकाल कर इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक वक्त आएगा जब ये अंदर से ज़मीन से ख़त्म हो जाएंगे, और फिर हमें इनका बदल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अंदर से ये ख़त्म हो जाएंगे ज़मीन के अंदर से, और नए ये बन नहीं रहे, ठीक है। जैसे फोसल फ्यूल्स हैं, तो अगर ये ज़मीन से एक दफ़ा ख़त्म हो गए तो लाखों साल चाहिए नए फोसल फ्यूल्स बनने के लिए, तो लाखों सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमारी उम्र ही कितनी होती है, 60-70 साल तो इंसान की उम्र होती है।
होती है, तो हमारी ज़िंदगी में ये तजदीद इनकी नहीं होती, इस वजह से ये नाकाबिल तजदीद हैं। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों कंसेप्ट अच्छी तरह से समझने, इनकी मिसालें अच्छी तरह समझनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, किसी मशीन की एफिशिएंसी से क्या मुराद है, इसे कैसे मालूम किया जाता है, किसी मशीन की एफिशिएंसी क्यों महदूद होती है। तो चलिए देखते हैं बुक से इसका आंसर। तो ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपका टॉपिक है 5/8 एफिशिएंसी वाला, ये पूरा आपने कर लेना है। ठीक है, ये नीचे यहाँ तक है, यहाँ तक ही जस्ट करना है आपने, ये वाला उसमें नहीं करना। ठीक है, अब चलें देखते हैं इसका आंसर नोट से, और हेडिंग्स वगैरह बनाई हुई हैं वो भी समझ लीजिएगा। तो देखें एफिशिएंसी क्या होती है। किसी मशीन की एफिशिएंसी से ये पता चलता है कि इसे मुहैया करदा एनर्जी में से कितनी कारआमद एनर्जी वर्क में तब्दील होती है और कितनी एनर्जी ज़ाया हो जाती है। यानी कि किसी मशीन को हमने कितनी एनर्जी दी है, वो इनपुट एनर्जी होती है, और हमें काम कितना उसने करके दिया है, और कितनी जो एनर्जी हमने दी है उसने काम नहीं करके दिया, तो वो एनर्जी ज़ाया हो गई है। ठीक है, मुहैया करदा एनर्जी को इनपुट एनर्जी कहते हैं, और मतलूबा शक्ल में तब्दील होने वाली एनर्जी आउटपुट एनर्जी कहलाती है। सो ये चीज़ याद रखनी है, जो हम एनर्जी देते हैं ना किसी मशीन को, ताकत या एनर्जी लगाते हैं किसी मशीन पर, वो हमारी इनपुट एनर्जी होती है, और जो मशीन हमें मतलूबा शक्ल में एनर्जी तब्दील करके देती है, काम करके देती है, वो उसकी आउटपुट एनर्जी कहलाती है। यानी कि इनपुट एनर्जी हम देते हैं और आउटपुट एनर्जी वापस हमें मशीन दे देती है। ठीक है, और इनपुट एनर्जी हम ज़्यादा देते हैं, आउटपुट हमें कम मिलती है, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी ज़ाया हो जाती है। तो वो आगे देखते हैं। अच्छा, पहले एफिशिएंसी की तारीफ देख लें। तो ये ऊपर ना वजाहत करना भी ज़रूरी था, ताकि क्योंकि उन्होंने लिखा था कि एफिशिएंसी से क्या मुराद है, तो वो भी थोड़ा उसमें हमने करना है। अब इसकी ये तारीफ एफिशिएंसी की करनी है। ठीक है, कारआमद आउटपुट एनर्जी और कुल इनपुट एनर्जी की निस्बत किसी मशीन की एफिशिएंसी कहलाती है। अब देखें, कारआमद आउटपुट ऊपर रखते हैं और कुल इनपुट एनर्जी नीचे, और इन दोनों की निस्बत है। और ये फार्मूला देखें, इसका है मालूम करने का फार्मूला, और ये फार्मूला अगर आप याद कर लो तो ये तारीफ भी उसी फार्मूले से हो जाएगी। देखें ना, कारआमद आउटपुट एनर्जी और कुल इनपुट एनर्जी की निस्बत को, ये जो डिवाइड होता है, बट्टा होता है, इसे हम निस्बत कहते हैं। ठीक है, इसकी निस्बत को हम एफिशिएंसी कहते हैं। तो बस ये फार्मूला याद कर लें, वो तारीफ इसी फार्मूले से आप बना लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखना है। मालूम करने का तरीका, तो ये फार्मूला स्टूडेंट्स, कारआमद आउटपुट एनर्जी ऊपर डिवाइडेड बाय कुल इनपुट एनर्जी नीचे, तकसीम कर देना है आउटपुट एनर्जी को इनपुट एनर्जी के साथ, तो ये एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी। और फीसद की सूरत में मोस्टली जो एफिशिएंसी है ना, वो फीसद में निकाली जाती है, तो फीसद एफिशिएंसी बराबर होती है, वही लिख लेना है, कारआमद आउटपुट एनर्जी तकसीम कुल इनपुट एनर्जी, सिर्फ ज़रब 100 कर देना है, क्योंकि फीसद का मतलब होता है हर 100 में से। ठीक है, तो ज़रब 100 आपने इसको कर लेना है फीसद के लिए, बाकी वही फार्मूला नीचे लिख लेना है। और इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, ये दूसरा फार्मूला भी है, हम एनर्जी की जगह पावर भी लिख सकते हैं, कारआमद आउटपुट पावर तकसीम कुल इनपुट पावर। बस ये याद रखना है कि ऊपर आउटपुट है, नीचे इनपुट है, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। ठीक है, एनर्जी भी हो सकती है और पावर भी हो सकती है, और ज़रब 100 तो ये फीसद एफिशिएंसी ये भी आ सकती है। ठीक है, बस एनर्जी की जगह आप पावर भी लिख सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, जो आखिरी इसका पार्ट है ना, कि हम इसकी मशीन की एफिशिएंसी क्यों महदूद होती है, तो उसकी वजाहत अगले पेज पर है, तो चले करते हैं। तो अब देख लें कि एफिशिएंसी महदूद होती है, कारआमद आउटपुट एनर्जी हमेशा कुल इनपुट एनर्जी से कम होती है। यानी कि जितनी एनर्जी हम इनपुट देते हैं ना, और जितनी मशीन हमें देती है, हमें मशीन कम देती है। कोई मशीन अभी तक ऐसी ईजाद नहीं हुई जो तमाम इनपुट एनर्जी को कारआमद आउटपुट एनर्जी में तब्दील कर दे। हमेशा वो कुछ ना कुछ एनर्जी ज़ाया कर देती है। ठीक है, जितनी एनर्जी हमने उसको दी होती है, उससे वो हमें कम ही आउटपुट देती है। इसलिए कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पर ना स्टूडेंट्स, ये मशीन थी, तो यहाँ पर सख्ती लिख लीजिएगा, मुझसे गलती हो गई है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, सख्ती। ठीक है, तो इसको मैं काट देता हूँ। चलें, ये मैंने ठीक कर दिया, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो कोई भी मशीन जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती, क्योंकि एनर्जी का ज़ाया होना एक लाजमी अमल है। एनर्जी मशीन हमेशा ज़ाया कर देती है, और ये लाजमी होती है। हर मशीन के मुतहरक हिस्सों में फ्रिक्शन की वजह से हरारत वगैरह की शक्ल में ज़ाया हो जाती है एनर्जी। तो ये चीज़ समझ आई ना, ये जो एनर्जी है, ये हर मशीन के जो हरकत करने वाले पुर्जे होते हैं या हिस्से होते हैं ना, हाँ, उसमें फ्रिक्शन या रगड़ की वजह से जो हमारी इनपुट एनर्जी है वो हरारत या दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो कोई भी जो मशीन है वो 100% एफिशिएंट नहीं होती, उसकी एफिशिएंसी महदूद होती है, कम होती है, क्योंकि हमारी सारी इनपुट आउटपुट में तब्दील नहीं होती। मशीन कुछ ना कुछ एनर्जी को ज़ाया कर देती है, और ये ज़ाया होना एक लाजमी अमल है। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से ही एनर्जी ज़ाया हो जाती है, हरारत और दूसरी शक्ल में। ठीक है, अब इसकी एक अच्छी मिसाल है, जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हो, उसमें आप पेट्रोल डालते हो। पेट्रोल जो आपने डाला है वो आपकी इनपुट एनर्जी है, आपने उस मशीन को एनर्जी इनपुट दी है। ठीक है, और मोटरसाइकिल जब हम स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं, ठीक है,
तो आगे चले जाएं तो अब देखें इंजन आपका गर्म हो जाता है, इंजन पर हाथ लगाएंगे मोटरसाइकिल वो गर्म हो जाएगा। हालांकि हमें वो गर्माइश तो नहीं चाहिए, हमें तो पहिए की काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना, हाँ मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। सो वो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो गर्माइश या हरारत की शक्ल में ज़ाया हो जाती है और इंजन गाड़ियों के या मोटरसाइकिलों के गर्म हो जाते हैं और वो हमारा नुकसान होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो आपका आखिरी क्वेश्चन है ये ब्लॉक डायग्राम बेसिकली बनानी थी हमने ना, और ये आपकी बुक में ब्लॉक डायग्राम तो नहीं बनी हुई थी बट चलें यहाँ से आप समझ लें, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम बनाकर द जज़ैल ज़राए से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बयान करनी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन पानी की मदद से बिजली पैदा की जाती है। देखें सबसे पहले ये डैम होता है, पानी का ज़ख़ीरा है, ठीक है, ये बुलंदी पर होता है और यहाँ से पानी बहुत स्पीड से नीचे गिराया जाता है। तो जब बहुत स्पीड से पानी नीचे गिरेगा तो यहाँ पर एक टरबाइन लगी होती है, उसके बड़े बड़े पर होते हैं, तो उन परों पर जब पानी गिरता है तो वो टरबाइन ऐसे पर घूमना शुरू हो जाते हैं और उसके पीछे जनरेटर लगाया जाता है टरबाइन के पीछे। तो जब टरबाइन घूमती है तो जनरेटर भी घूमता है। अब जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो घूम कर बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। तो जनरेटर जब घूमता है तो वो बिजली पैदा करता है, फिर बिजली को आगे ट्रांसफार्मर्स में जाकर कम ज़्यादा किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है और फिर आगे ट्रांसमिशन लाइन पर तारों पर बिजली आगे घरों में मुंतकिल कर दी जाती है, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में ऐसे बिजली पैदा कर ली जाती है। ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये बिजली की तारें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा नेक्स्ट लास्ट जो है वो फोसल फ्यूल से हमने बिजली को या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो वो कैसे करना है उसके लिए बस ये है, देखें टरबाइन से आगे आगे सारा वही है, टरबाइन से आगे वही है, सिर्फ मसला क्या है कि इसमें हम फोसल फ्यूल्स को जलाते हैं। तो फोसल फ्यूल्स होते हैं, फिर उसकी सप्लाई दी जाती है, बॉयलर में आग लगाई जाती है बॉयलर के नीचे ना फोसल फ्यूल से, और बॉयलर में पानी होता है, पानी जो है वो मतलब धुआं बन जाता है, उसको हम स्टीम कहते हैं, बहारात बन जाते हैं पानी के, और स्टीम ऐसे दौड़ती हुई जाती है टरबाइन के परों के साथ टकराती है, जैसे वहाँ से दौड़ता हुआ पानी आ रहा था यहाँ से दौड़ती हुई स्टीम आएगी। देखिए स्टूडेंट्स आपने प्रेशर कुकर को देखा है, कभी गोश्त वगैरह आपने पकाया हो तो ऊपर जो प्रेशर कुकर का आप लिड ऐसे उठाते हो तो कितनी ज़ोर से अंदर से स्टीम आती है ना, तो उतना ही ज़ोर मतलब यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं ना, हाँ बहुत प्रेशर से स्टीम जाती है टरबाइनों से टकराती है ना, हाँ तो टरबाइनों के पर घूमना शुरू कर देते हैं, फिर टरबाइन के साथ ही पीछे जनरेटर लगा होता है और जनरेटर भी घूमना शुरू हो जाता है, और जनरेटर हमें पता है एक ऐसा डिवाइस है जो घूमकर बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। तो जनरेटर जब घूमता है तो बिजली पैदा होती है, फिर वही ट्रांसफार्मर जैसे ऊपर आपको बताया, हाँ ट्रांसफार्मर से बिजली को कम ज़्यादा करके आगे ट्रांसमिशन लाइन पर मुंतकिल कर दिया जाता है। सो ओके स्टूडेंट्स इस तरह से बस इन दोनों में इतना फ़र्क नहीं है, बस इधर पानी का ज़हीरा था और इधर इसका फोसल फ्यूल्स और बॉयलर दो नए आ गए, बाकी सारा वही प्रोसेस है, ठीक है। और ये ब्लॉक डायग्राम होती है, देखिए ना ब्लॉक बने हुए हैं, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।